चलिए भाई, नोटबुक निकाल लो। कॉस्ट में हम हमारा पहला चैप्टर कर रहे थे, कॉस्ट शीट का। मैंने आपको कॉस्ट शीट में बताया था, एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप टोटल कॉस्ट असरटेन करते हो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना खर्चा लग रहा है। कॉस्ट शीट एक पीरियड की होती है, 6 महीना, साल, 3 महीने, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनाई जाती है। और कॉस्ट शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, खर्चों को कैटेगराइज किया गया है सो दैट उसे अच्छे से स्टडी किया जा सके। स्टार्टिंग की थी कल हमने, पहला आइटम कौन सा पढ़ा था कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वैसे सबसे ज्यादा खर्चा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल कंज्यूम करने में लगता है। हमारा हाईएस्ट एक्सपेंस जो होता है वो हमेशा रॉ मटेरियल की फॉर्म में लगता है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यही किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का कच्चा माल आपने कंज्यूम कर लिया। देन नेक्स्ट पार्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या समझा था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब आपने कुछ बनाया है तो कोई वर्कर होंगे जो काम में लगे हुए होंगे, उनको दी गई वेजेस, उनको दी गई सैलरी, कोई भी नाम हो, प्रोडक्शन वर्कर को जो भी आप अमाउंट दोगे वो आपका डायरेक्ट वेजेस कहलाएगा और वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। ये दो ही आइटम हमने डिस्कस किए थे। अब थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं, तो लिखो नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। It refers to sum of all other direct expenses other than material and labor. It refers to sum of all other direct expense. डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड से तो आप वर्ड समझ ही गए। डायरेक्ट का मतलब होता है वो खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जिन्हें आप ढूंढ सकते हो पर यूनिट बेसिस पे, जिन्हें आप अपोर्शन कर सकते हो, एट्रीब्यूट कर सकते हो पर यूनिट बेसिस पे, वो सारे खर्चे डायरेक्ट कहलाते हैं। मटेरियल और लेबर, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे बच जाते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। इसकी मैं एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट लिखवा रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं कुछ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेपर में या क्वेश्चंस में यही नाम देखने को मिलेंगे, एग्जांपल्स। सबसे कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है वो सबसे कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंस है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो कई बार प्रोडक्शन का फॉर्मूला पेटेंटेड होता है। पेटेंट समझते हो सारे? कुछ बनाने का कोई तरीका है, फॉर्मूला है, वो कॉपीराइट ले रखा है किसी ने, तो वो कॉपीराइट आपके पास है। तो अगर कोई और बनाना चाहता है तो आप उसको कह सकते हो भाई ये कॉपीराइट मैं तुम्हें दूंगा बट पर यूनिट का तुम्हें इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा। दैट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको मिलती है जब आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट होती है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई नो हाउ होता है, पेटेंट होता है, तो आपको रॉयल्टी मिलती है। और देने वाले के लिए वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। तो रॉयल्टी का खर्चा एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके अलावा जॉब वर्क चार्जेस, जॉब वर्क चार्जेस ये क्या होता है? यूजुअली कंपनी क्या करती है, अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को हायर करती है, अपने सुपरविजन में उन्हें रख के प्रोडक्शन करवाती है। लेकिन आज के टाइम पे ना एक नया तरीका भी काम करवाने का आया है। यूजुअली ये तरीका छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जहां पे ज्यादा बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती वहां पे ऑप्ट किया जाता है। जैसे मान लो एक कंपनी फुटबॉल बनाती है, तो वर्कर्स को अपनी फैक्ट्री में बुलाने की बजाय कंपनीज क्या करती है, जो भी वर्कर होते हैं उनके घरों पे रॉ मटेरियल भेजा देती है। मतलब रॉ मटेरियल सारे वर्कर्स के घर पहुंच जाता है और वो बैठ के अपना प्रोडक्शन करते रहते हैं वहां पे, और उन्हें फिर नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से काउंट करके पैसा दे दिया जाता है। अब ऐसे केसेस में जो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है वो आपका स्ट्रिक्टली सेंस में एम्प्लॉय नहीं है। अगर एम्प्लॉय होता तो आपके पास आके काम करता, वो अपने प्रीमाइसेस पे बैठ के काम कर रहा है, उसे जॉब वर्कर कहा जाता है। जॉब वर्कर बेसिकली एक ऐसा तरीका है, देखो काम करने वाले वही मजदूर होते हैं, बट फर्क कितना है कि वो फैक्ट्री में नहीं आ रहे, वो अपने घर पे बैठे, अपनी लोकेशन में बैठे काम कर रहे हैं आपके लिए, और आप रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करते हो। वो अपने घर पे बैठे
छोटे मोटे औजार उनके पास होते हैं, उससे प्रोडक्शन करके फिनिश गुड आप तक पहुंचा देते हैं। ये जो प्रोडक्शन का तरीका है, दिस इज कॉल्ड जॉब वर्क। इसे जॉब वर्क कहा जाता है। वर्ड का मतलब समझ में आ गया? तो जॉब वर्कर को अगर कुछ पेमेंट दी गई है तो ये याद रखना वो आपके एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉय नहीं है तो उसे डायरेक्ट वेजेस में नहीं डाला जाएगा, उस अमाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैटेगराइज किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय होते तो वेजेस बन जाता, बट दे आर नॉट अवर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नहीं है तो इन्हें जॉब वर्क चार्जेस के नाम से डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करना है। इसके अलावा यूटिलिटी चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस लाइक पावर एंड फ्यूल, यूटिलिटी चार्जेस लाइक पावर एंड फ्यूल। ये एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए आईसीआई क्या करती है, कॉस्ट शीट का चैप्टर आएगा तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेगी, और अगर यही एक्सपेंस किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना तो इसे इनडायरेक्ट ट्रीट करती है। बट कॉस्ट शीट के चैप्टर में आईसीआई इसे हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस मान के ही डीलिंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा लिख लो स्पेशल ड्राइंग चार्जेस। कई बार कोई काम करने से पहले उसका नक्शा बनाना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है, डिजाइन बनाना पड़ता है, तो अगर स्पेशली कोई ड्राइंग बनाई गई है एक पर्टिकुलर काम के लिए तो उसके चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होते हैं। सिमिलर वे में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है। अमोर्टाइज होने का मतलब भी ये है कि यूज की वजह से वैल्यू गिर गई है। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज, क्या मोल्ड्स एंड डाइज का मतलब पता है आपको? कभी सुना है वर्ड? आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनके अलग अलग शेप एंड डिजाइन होते हैं, उन्हें उस शेप और डिजाइन में ढालने के साँचे होते हैं। साँचा वर्ड तो सुना होगा। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक डिजाइन होता है, उसके अंदर आप रॉ मटेरियल को डालो, उसी शेप में आपका फिनिश गुड निकलता है, तो उसे मोल्ड कहा जाता है। मशीन के आगे फिट होता है जिसके बाद वही पर्टिकुलर शेप आती है। मान लो एक प्लास्टिक की कंपनी है, मतलब प्लास्टिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाल्टियां बनाती है, कोई छोटी बाल्टी है, कोई बड़ी बाल्टी है, सबका डिजाइन भी अलग अलग होगा। तो कैसे बनती है एग्जैक्टली? एक्चुअल में हर एक डिजाइन का डाई होता है, एक डाई होती है, हर एक डिजाइन के मोल्ड्स होते हैं, वो मशीन पे फिट कर दिए जाते हैं और फिर बल्क में एक साथ प्रोडक्शन कर दिया जाता है। मतलब हर प्रोडक्शन के डिजाइन के लिए आपके पास मोल्ड्स एंड डाइज अवेलेबल होते हैं। बट ये मोल्ड्स एंड डाइज क्या हमेशा हमेशा चलते रहेंगे? कभी आज अगर लाए हो तो ये भी तो विद टाइम खत्म होंगे ना, लोहे के होते हैं मोस्टली, तो उसमें जंग लगेगा, विद टाइम टूटना भी शुरू हो जाएगा, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे। मान लो 30,000 के लाया हूं मैं और 3 साल चलेंगे, तो हर साल का खर्चा कितना हो गया? 10,000। वो खर्चा भी यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करना है। मतलब समझ गए सारे? देखो मैं हर वर्ड का मतलब बता रहा हूँ आपको, बिकॉज यही कॉमन वर्ड है जो पूरे कॉस्ट में चलते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट आपके सामने कोई आइटम आए तो आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, किस चीज का खर्चा है, तभी तो आप उसको क्लासिफाई कर पाओगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। यहाँ ना कोई आपकी एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक आइटम होंगे, बस आपको उनको जोड़ना है एंड दैट्स इट, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो मैंने आपको 3 आइटम बता दिए कॉस्ट शीट के। सबसे पहला आइटम कौन सा था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। दूसरा आइटम कौन सा था? डायरेक्ट लेबर। और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों के टोटल को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब जो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, जो डायरेक्टली खर्चा लग रहा है, दैट इज नोन एज योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम का मतलब होता है मेन, मुख्य। तो ये डायरेक्ट खर्चे हमने सारे यहां तक काउंट कर लिए, इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ये 3 इंग्रेडिएंट है जो प्राइम कॉस्ट में आते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तीनों के डायरेक्ट फॉर्म यहां तक आते हैं। अब अगर प्राइम कॉस्ट के नीचे मैं जाऊंगा, देखो डायरेक्ट खर्चे सारे आ चुके हैं, तो प्राइम कॉस्ट के नीचे क्या बचेगा? प्राइम कॉस्ट के नीचे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बताओ इन 3 पॉइंट का मतलब समझ में आया? चलो पहले एक काम करते हैं, प्राइम कॉस्ट को ही निकालना सीखते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया था कल? तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो। मैं 3 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा जहां मेन फोकस होगा सिर्फ प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट।
कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, ओपनिंग, क्लोजिंग। रॉ मटेरियल 1,60,000 और क्लोजिंग है 90,000। रॉ मटेरियल का ओपनिंग है 1,60, क्लोजिंग है 90। परचेजेस रुपीज 6 लाख। कैरेज इनवर्ड रुपीज 15,000। सेल ऑफ स्क्रैप रुपीज 5,000। टोटल डायरेक्ट वर्कर्स 100। वेजेस इज रुपीज 15,000 पर वर्कर। 100 वर्कर है और एक की वेजेस है 15,000 रुपए। अदर एक्सपेंसेस कुछ और खर्चे भी हैं जो हमारे लगते हैं, लाइक फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट है 15,000 रुपए। मशीन डेप्रिसिएशन, मशीनों का डेप्रिसिएशन है 1,00,000 रुपए। रॉयल्टी पेड रुपीज 25,000। रॉयल्टी पेड 25,000 रुपए। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन। एक स्पेशल मशीन है जो आपने भाड़े पे ली है, उसको आपने भाड़े पे लिया है तो 10,000 का भाड़ा भी दिया है। ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से हमें ओनली प्राइम कॉस्ट निकालनी है। एक बार एग्जांपल सारे नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। 3 इंग्रेडिएंट आपकी प्राइम कॉस्ट तक आते हैं। नंबर 1 मटेरियल कंज्यूम्ड, नंबर 2 लेबर एंड नंबर 3 इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट खर्चों का सम टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मतलब मेन खर्चा आपका क्या लग रहा है जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्जेबल है, जिसे हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर लिया नोट सभी ने? चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट, सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपकी जो प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बताना जरा कैसे निकलता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये तो बेसिक है कि भाई रॉ मटेरियल कुछ पड़ा था, कुछ और ले आए, आखिरी में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसका मतलब बाकी कंज्यूम कर लिया होगा। बट क्या उसके साथ भी कुछ एडजस्टमेंट और चलती है? यस। तो वो सारी चीजें हमें देख के यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले ओपनिंग कितना है? 1,60। परचेजेस कितनी है? 6 लाख। और क्लोजिंग कितना है? 90,000। ये तीन चीजें तो आएंगी आएंगी डेफिनेटली। इसके अलावा ढूंढना क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट्स गिवन है या नहीं। कैरेज इनवर्ड, इसका क्या करेंगे? क्या ये भी प्लस होगा? यस, क्योंकि माल को लाने का भाड़ा है तो वो कॉस्ट ही हुई ना माल की, तो इसको भी एडअप करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप, क्या सेल ऑफ स्क्रैप का कोई एडजस्टमेंट, कुछ ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे? सेल से पैसा आया है, क्या कॉस्ट कम नहीं हो गई आपकी? माइनस नहीं करना? नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि वेस्ट होता तो माइनस करते। अभी मैंने इसका डिफरेंस बताया नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि स्क्रैप माइनस नहीं होता, क्या माइनस किया जाता है? वेस्ट। तो इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना। और कोई पॉइंट है नहीं, अदर एक्सपेंसेस हैं जो आपके मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकाल दो। ओपनिंग 1,60,
प्लस परचेजेस, 6 लाख की परचेज है और 15,000 का भाड़ा भी है, दोनों को प्लस कर देंगे एंड इसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्लोजिंग 90,000। तो यहां से आपका मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आएगा 6,85,000। पहला पॉइंट रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने निकाल दिया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बस कैरेज इनवर्ड को एडजस्ट करना पड़ा। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्या आएगा बताना जरा। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, मतलब वर्कर्स को आपने क्या दिया चेक करना है। इस बार मैंने आपको टोटल सैलरी अमाउंट सीधा दिया नहीं है, बट इजीली कैलकुलेटेबल है। आपके कितने डायरेक्ट वर्कर्स हैं? 100, मतलब फैक्ट्री में 100 वर्कर लगे हुए जो प्रोडक्शन का ही काम करते हैं। उनका काम ही है आके मशीनें संभाल लेते हैं रोज, और उनको हम कितने रुपए देते हैं? 15,000 रुपए। तो हमें एक वर्कर की थोड़ी देखनी है, प्रोडक्शन हुआ होगा तो सबने मिलकर काम किया होगा ना। तो 15,000 रुपए इंटू में 100, यानी कि आपकी वेजेस का खर्चा कितना हो गया? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। दिस इज योर डायरेक्ट वेजेस। तो पहला इंग्रेडिएंट था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा इंग्रेडिएंट था डायरेक्ट वेजेस, तीसरा क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके सारे वो डायरेक्ट खर्चे आएंगे जो मटेरियल और लेबर में कवर अप नहीं होंगे। अब मुझे खर्चों की एक लिस्ट गिवन है, मुझे सिर्फ कौन से खर्चे देखने हैं जो डायरेक्ट नेचर के हैं। वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला फैक्ट्री का रेंट। सोच के बताओ जरा, एक फैक्ट्री है जिसमें आप बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या आप ये कभी बता पाओगे कि एक यूनिट के लिए कितना रेंट पे किया जा रहा है? क्या रेंट हर यूनिट के लिए पे किया जा रहा है? नहीं सर, वो तो पूरी फैक्ट्री का है। मतलब अगर इवन मैं प्रोडक्शन ना भी करूं तो क्या रेंट देना पड़ेगा? यस। इसका मतलब वो रेंट हर यूनिट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब कहने को तो चाहे आप कितनी एवरेज बना लो, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर साल भर में 10 लाख का भाड़ा दिया है और 1 लाख यूनिट बनी है, तो एक यूनिट का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए हो गया। बट वो तो आपने जस्ट एक एवरेज निकाली है। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है कि हर यूनिट पे 10 रुपए का किराया लगेगा ही लगेगा। अगले बार 2 लाख यूनिट बना के देख लेना, क्या रेंट का खर्चा 20 लाख हो जाएगा? नहीं, रेंट तो जो है वो ही रहेगा। इसका मतलब ये खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो क्या ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा? नहीं आएगा। मशीन का डेप्रिसिएशन, क्या बता सकते हो एक यूनिट बनाने में मशीन कितनी घिस जाती है? नहीं। तो अगेन ये खर्चा भी डायरेक्ट नेचर का नहीं होता। रॉयल्टी पेड, क्या ये डायरेक्ट खर्चा होता है? यस। ये मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% केसेस में ऑलरेडी पर यूनिट ही होता है कि एक यूनिट का इतना देना है आपको, और वो आपको यूनिट के हिसाब से देना होता है। तो रॉयल्टी पेड इज ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे जब मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिखूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा रॉयल्टी पेड। हमने रॉयल्टी पे की है 25,000 रुपए। क्या हो गया? देखो वहां पे आप जो लिखते थे, आप किसको लिखते थे? फैक्ट्री एक्सपेंस को, फैक्ट्री का रेंट और डेप्रिसिएशन। पहली बात आपको बता दो, जो तुम ट्रेडिंग बनाते थे, एक्चुअल में ट्रेडिंग के आइटम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है, ना कि ट्रेडिंग का। क्योंकि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बात, फैक्ट्री कहां से आ गई? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है सर? लाते हैं बेचते हैं, तो फिर फैक्ट्री कहां से आई? फैक्ट्री आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा वो चीज। और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट खर्चा कौन सा है। आपका जो क्वेश्चन है ना कि सर ये भी तो हम लेते थे, मैं भी लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा, इससे नीचे वाले स्टेप पे लूंगा। खर्चों को मैं भी इंक्लूड करूंगा, बट कहां इंक्लूड कर रहा हूं वो मायना है। समझ में आई बात? तो रॉयल्टी पेड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन, याद रखना, अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी चीज स्पेशल लाते हो या स्पेशल करते हो, इसे हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है। हम ये मान के चलते कि गिनी चुनी यूनिट का ही खर्चा है, स्पेसिफिकली इन्हीं यूनिट का खर्चा है। तो अगर आपको कभी भी स्पेशल वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि ये पर्टिकुलर बैच का, पर्टिकुलर यूनिट्स का ही खर्चा है, इससे डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट करना है। तो ये भी आपका हायर चार्जेस जो है यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन। अगर स्पेशल मशीन ना लिखा होता, सर जनरल मशीनें लाई है, हम खरीद के नहीं लाते, हम हमेशा किराए पे लाते हैं, तो फिर वो स्पेशल आइटम में या डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता। जनरल टाइप की जो खर्चे होंगे वो आपके यहाँ पे कवर अप नहीं होते। यहाँ हम स्पेशल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस को ही देखते हैं। कितना अमाउंट है?
10,000। तो टोटल मिला के ये सारे खर्चे हमारे हुए हैं। अब आप यहां से हमारा पहला जो पॉइंट हम निकालते हैं, पहला पड़ाव प्राइम कॉस्ट, वो निकाल सकते हो। 22,20,000 ये मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जो मैंने प्रोडक्शन किया है उस पर सीधा सीधा जो खर्चा मैं देख सकता हूँ 22-20 तो लगा ही है। हालांकि सिर्फ 22-20 ही खर्चा नहीं होता माल बनाने के लिए, फैक्ट्री के और खर्चे भी होते हैं, बट अभी सिर्फ मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? यस और नो? चलो अब एक एग्जाम्पल आप सारे सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 6, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। टोटल एंड पर यूनिट। आपको टोटल भी निकालना है पहले और फिर पर यूनिट भी निकाल देना है। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल। ओपनिंग है 5 लाख रुपए, क्लोजिंग है 4,20,000 रुपए। परचेजेस एक्सक्लूडिंग, परचेजेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी ₹12.5 लाख, जीएसटी 18% है। परचेजेस 12.5 लाख की गई है जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड्स ₹20,000, सेल ऑफ वेस्ट ₹10,000, लेबर पेड ₹6 लाख, ₹6 लाख। 10% इज इनडायरेक्ट। आपने कुल मिला के 6 लाख रुपए की वेजेस दी है, जिसमें से मैं कह रहा हूं 10% इनडायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस है 10%। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए। जॉब वर्क चार्जेस 70,000 रुपए। डायरेक्टर सैलरी 1 लाख रुपए। डायरेक्टर सैलरी 1 लाख रुपए। अज्यूम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1 लाख। आपने 1 लाख यूनिट्स बनाई है एंड आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। कैलकुलेट कर दो सारे। आईटीसी अवेलेबल नहीं है, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1 लाख है। यूनिट प्रोड्यूस्ड क्यों दिया आप समझ गए होगे, मैंने आपसे पर यूनिट कॉस्ट भी मांगी है। तो एक बार टोटल कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके आप पर यूनिट भी निकाल सकते हो। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, क्लोजिंग 420 है। परचेजेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12.5 लाख है, जीएसटी की रेट 18% है। कैरेज एनवर्ड 20,000, सेल ऑफ वेस्ट 10,000, लेबर पेड 6 लाख, 10% इज इनडायरेक्ट। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन 50,000 का है, जॉब वर्क के चार्जेस 70,000 के हैं, डायरेक्टर की सैलरी 1 लाख। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, आपको निकालनी है प्राइम कॉस्ट।
मई वाले कौन कौन आए हुए इसमें? एक, दो, तीन, चार। कॉस्ट एंड पावर एंड फ्यूल, वही आपको बता रहा था कि जो कॉस्ट शीट वाला है ना, यूटिलिटी एक्सपेंस बोलते हैं इसे हम। कॉस्ट शीट के पर्पजेस से ऐसे इसे हमेशा डायरेक्ट मानती है। और जब हम ओवरहेड वगैरह वाले चैप्टर, आपको तो ध्यान नहीं होगा, हमने ओवरहेड वाले जब भी चैप्टर किए हमेशा इसको इनडायरेक्ट माना जाता है। तो ऐसे यही करती है कॉस्ट शीट, अगर आपको बनाने के बोल दिया जाए तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही मानोगे। किस किसने कर दिया? चलो, जो कर रहे हैं एक बार कंटिन्यू करते रहो, तब तक आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम जब स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट हमारा आएगा मटेरियल कंज्यूम। आपने इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तरीका बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स यहां पे करनी पड़ेंगी? यस। सबसे पहली बात, जीएसटी। 12.5 लाख में क्या जीएसटी ऑलरेडी शामिल है या नहीं है? नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। और कितना जीएसटी लगना है? 18%। अच्छा, ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर भर दिया और भूल जाओ, कुछ वापस नहीं देने वाली सरकार आपको। इसका मतलब ये आपकी कॉस्ट बन चुका है। आपको 12.5 लाख के ऊपर 18% एडअप करना पड़ेगा। तो परचेज प्राइस 12.5 लाख नहीं, 12.5 लाख प्लस 18% होगा। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। क्या कैरेज आउटवर्ड भी एडअप होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कैरेज आउटवर्ड है। इसका मतलब ये बेचने पे लगा है, ना कि खरीदने पे। तो इसका मतलब इसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। सेल ऑफ वेस्ट, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट होता है? यस। जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो तो कुछ कचरा, कुछ कबाड़ निकल के आता है, जिससे आपने 10,000 रुपए वसूल लिया है, तो ये आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। तो इसका मतलब इसे हम क्या कर देंगे? माइनस। और आइटम मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, तो पहला पॉइंट मटेरियल कंज्यूम। बताइए क्या आंसर आया? 5 लाख प्लस 12.5 लाख प्लस 18% माइनस 420 और माइनस 10,000, कितना बन गया? 15,45,000। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम सभी का यही आया? किसी को डाउट इसमें? पहला पॉइंट। सेकेंड वन इज वेजेस। हमने कुल मिला के कितनी वेजेस पे किया है? 6 लाख। लेकिन क्या मुझे सारी वेजेस देखनी है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सिर्फ कौन सी वेजेस देख रहा हूं? डायरेक्ट वेजेस। 10% इनडायरेक्ट है, इसका मतलब 90% डायरेक्ट हुई ना। तो 6 लाख में से 10% को छोड़ दो, बाकी ले लो। यानी कितना अमाउंट आ गया? 540। दिस इज माई डायरेक्ट वेजेस। और क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है? नहीं होता। क्या जॉब वर्कर के चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं? यस। ये आपके वर्कर जैसे ही काम करते हैं, बस फर्क इतना है कि एम्प्लॉय नहीं है। एक्चुअल में ये भी प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। और डायरेक्टर की सैलरी ये कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये प्रोडक्शन का काम नहीं करते, ये ऑफिस चलाने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट है, जॉब वर्कर की सैलरी या जॉब वर्कर के चार्जेस 70,000। इन तीनों आइटम को जोड़ देंगे तो हमारा पहला फिगर निकल आता है प्राइम कॉस्ट, 21,55,000। बताइए किस किस का सही है? सभी का क्लियर है यहां तक? चलो, किसी को भी कंफ्यूजन, कोई डाउट? और अब पर यूनिट भी पूछा था मैंने, पर यूनिट भी बता सकते हो? कॉस्ट पर यूनिट बहुत आसान है। 21,55,000 खर्चा करके इवेंचुअली कितना प्रोडक्शन कर पाए हो? 1 लाख। तो पर यूनिट क्या क्या पड़ा? 21.55 रुपए पर यूनिट। 21.55 रुपीज पर यूनिट का आपका प्राइम कॉस्ट है पर यूनिट का। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कॉस्ट शीट में अगले पॉइंट को देखो जरा क्या है। जब हमने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया है, इसका मतलब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी लगने थे वो सारे के सारे आ चुके हैं।
अब इस पॉइंट के बियॉन्ड डायरेक्ट खर्चा तो कोई बचा नहीं है, तो सोचिए जरा कॉस्ट शीट के बचे हुए हिस्से में हम सिर्फ किस खर्चे की बात कर रहे होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो प्राइम कॉस्ट है ये बताता है कि डायरेक्टली कितना खर्चा लगा है। अब एक सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछता हूं, इसी एग्जांपल में देखो, हमारी प्राइम कॉस्ट आई है 21 रुपए 55 पैसे। एक कस्टमर आ गया, कहते हैं सर 22 रुपए के हिसाब से 5 लाख यूनिट पैक कर दो, क्या आप विलिंग होगे सेलिंग करने के लिए? 22 रुपए में मांग रहा है, कह रहा है सर 5 लाख यूनिट दे दो, 22 रुपए के हिसाब से ले जाऊंगा, क्या आप बेचने को तैयार हो जाओगे या नहीं होगे? कौन कौन कहेगा सर हम बेच देंगे? 5 लाख यूनिट ले रहा है, यूजुअली कोई कस्टमर 2,000 5,000 यूनिट लेता है, ये 5 लाख मांग रहा है सीधी, कह रहा है 22 रुपए के हिसाब से 5 लाख यूनिट पैक कर दो, कौन कौन बेचने को तैयार है? प्रॉपरली हैंड रेज करो। नॉर्मली क्या करना है हमें, मैंने आपको बता दिया ये आपकी प्राइम कॉस्ट आई हुई है, नॉर्मली तो चाहे 50 हो चाहे 70 हो चाहे 100, अभी फिलहाल वो कस्टमर आपसे 22 में मांग रहा है, कौन कौन बेचने को तैयार हो जाएगा? जल्दी से हैंड रेज करो। क्या मैं ये मान लूं बाकी जो हैंड रेज नहीं कर रहे वो नहीं बेचने के पक्ष में, या कुछ ऐसे भी है जो कह रहे हैं सर हमें नहीं पता? अच्छा ये कौन कौन है जो कह रहे हैं सर इन्फॉर्मेशन अधूरी है नहीं बता सकते? आपको क्यों लगता है इन्फॉर्मेशन अधूरी है? अच्छा लास्ट में आपने जिसने और किसी ने रेज किया हो, इनडायरेक्ट, क्या 21 रुपए 55 पैसे ही आपकी इवेंचुअल कॉस्ट है? आपने 21 रुपए 55 पैसे में मटेरियल कवर कर लिया, लेबर कवर कर लिया, एक्सपेंस कवर कर लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस फैक्ट्री में इस सामान को बनाया गया था उसके खर्चे कौन देखेगा? क्या फैक्ट्री का रेंट नहीं लग रहा? क्या फैक्ट्री की मशीनें नहीं घिस रही? क्या फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर होगा उसकी तनख्वाह का क्या? बिजली का बिल आएगा उसका क्या? सर अभी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमने सोचे भी नहीं, हमने देखे भी नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है, हमारे चेकअप के टाइम पे या प्रोडक्ट को पैक करके बेचने का भी खर्चा होता है, पैकिंग का खर्चा भी आएगा, पैकिंग करने से पहले हम चेकिंग करते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं रहेगा, उसका भी खर्चा आएगा, तो खर्चे तो अभी बहुत सारे लगने बाकी हैं। ये तो सिर्फ कौन से एक्सपेंस थे, 21 रुपए 55 पैसे सिर्फ कौन से एक्सपेंस थे? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चे तो अभी हमने देखे भी नहीं। हो सकता है हमारे इनडायरेक्ट खर्चे 10 लाख लगते हो और उस 10 लाख में 1 लाख यूनिट बनती हो, तो एवरेज के तौर पर हर यूनिट का कितना खर्चा पड़ा? 10। 21 55 तो ये है, 10 और लगेगा, इसका मतलब आपकी कॉस्ट ही मोटा मोटी 31.5 रुपए, 22 में कैसे बेच दोगे? तो क्या प्राइम कॉस्ट की बेसिस पे कभी डिसीजन हो सकता है? नहीं। और यही चीज कॉस्ट शीट भी समझाती है कि सर प्राइम कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, याद रखना प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है वो। प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, और यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्ट्री ओवरहेड। नोट नंबर 4, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब बहुत पढ़ लिया डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन सर जब प्रोडक्ट की कॉस्ट असरटेन करो ना तो इनडायरेक्ट खर्चों को भूल मत जाना, क्योंकि वो भी आपकी कॉस्ट है, उसको भी कवर करके चलना पड़ेगा। एक पर्सन ने फोटोकॉपी की दुकान खोल ली, मशीन ले आया, पेपर ले आया, इंक ले आया, सब कुछ ले आया। अब उसने क्या किया, प्रिंटिंग की स्टार्टिंग कर दी, कह रहे कि कंपटीशन बहुत है, मैं बहुत सस्ते दामों में करूंगा, थोड़ा सा मार्जिन रखूंगा। पेपर की कॉस्ट देख ली, एक पेपर 30 पैसे का पड़ता है, एक पेपर में प्रिंटिंग का खर्चा आएगा 10 पैसे, बोला यानी मेरी लागत 40 पैसे आ गई, 5 पैसे मेरा मार्जिन, 45 पैसे के हिसाब से फोटो स्टेट कर देता हूं। क्या वो सही कर रहा है? सोचिए जरा, क्या उसने सही किया? 30 पैसा पेपर का ले लिया, 10 पैसा इंक का ले लिया, और कह रहा है 45 पैसे में काम डन। क्या वो सही कर रहा है? नहीं। वो क्या भूल गया, भाई तुम जिस दुकान में बैठे उसके खर्चे कैसे निकालोगे? जिस मशीन को चला रहे हो उसकी भी तो घिसावट हो रही है, वो भी तो डेप्रिशिएट हो रही है। बिजली का खर्चा कौन सोचेगा? मशीन कभी खराब भी होगी, उसकी रिपेयरिंग भी करवानी पड़ेगी, उसको कौन सोचेगा? तो ये जो अदर एक्सपेंसेस है ना, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थे, इनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, इनके बिना कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। और यहीं से हमारा पॉइंट नंबर 4 बनता है, लिखिए नोट नंबर 4। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी कॉस्ट शीट का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड। इसे 4 नाम यूज किए जाते हैं वैसे इसके लिए, कभी फैक्ट्री ओवरहेड, कभी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कभी प्रोडक्शन ओवरहेड, तो
कभी वर्क ओवरहेड। ये चारों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, चारों का मतलब एक ही है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या वर्क, चारों का मतलब एक ही है। क्या मतलब होगा इसका, इन चारों का मीनिंग आप बताइए क्या होना चाहिए कि फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के लिए लग रहे हैं लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है सर, अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते तो ऊपर आ चुके होते। मैं कह रहा हूं सर प्रोडक्शन करते समय सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लगते हैं, उनको भी कॉस्ट में इंक्लूड करना जरूरी है, उन सबका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। तो लिखो इट इंक्लूड्स all the production या all the indirect production expenses, it includes all the indirect production expenses which are incurred in factory, it includes all the indirect production expenses which are incurred in the factory. In many industries, indirect expenses are found to be greater than डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी हो सकती है जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो थोड़े से हैं लेकिन ऊपर के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। लाइक एक हाईली रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी है जिसका काम हाई टेक बेस्ड होता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो खर्चा एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि इनडायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट से भी ज्यादा है, तो इन्हें भी कॉस्ट में इंक्लूड करना जरूरी है। इसमें लिखो इट कुड बी, ये खर्चा वेरिएबल भी हो सकता है, ये खर्चा सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, और ये खर्चा आपका फिक्स्ड भी हो सकता है। क्या ये तीनों नाम आपने पहले सुने हुए, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। बहुत सारे खर्चे हमारी फैक्ट्रीज में लगते हैं जिसमें से कुछ खर्चे वेरिएबल नेचर के होते हैं। वेरिएबल का मतलब जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे उतने ही वो खर्चे बढ़ते जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो खर्चा ज्यादा लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा तो कम लगेगा। फॉर एग्जांपल एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नोट्स की प्रिंटिंग का खर्चा बताइए वेरिएबल होगा, फिक्स होगा, सेमी वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि अगर 100 बच्चे हुए तो 100 बार प्रिंटिंग होगी और अगर 200 बच्चे हुए तो 200 बार। तो क्या ये खर्चा वेरिएबल नेचर का है, यस। ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ बढ़ता है, नंबर ऑफ यूनिट के साथ घटता है, दिस एक्सपेंस इज वेरिएबल। और इस पूरी बिल्डिंग का रेंट फिक्स है, मतलब बच्चे कम आए या ज्यादा है, क्या रेंट उतना ही जाना है, यस। तो कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स। तो सर सेमी वेरिएबल कौन से हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सबसे कॉमन क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल। बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को देखते हो ना तो क्या होता है कि मीटर चार्जेस वगैरह होते हैं, चाहे आप कंजम्पशन करो या ना करो वो मिनिमम बिल आएगा, जिसमें मीटर का रेंट आ गया, इक्विपमेंट चार्जेस वगैरह आ गए, वो लेते ही हैं 300 400 500 रुपए का बिल आएगा ही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने लोड का ले रखा है। एक बार 2 साल पुरानी बात है, मैं किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा था, कंपनी तो क्या थी, पार्टनरशिप फर्म थी, ऑडिट कर रहा था मैंने उनका एक्सपेंस देखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा देखा 17,345 पहले महीने का, दूसरे महीने का 17,345, तीसरे महीने का 17,345, चौथे महीने का भी 12 के 12 महीने का खर्चा 17,345। उस कंपनी की टर्नओवर थी 190 करोड़, फैक्ट्री थी बेसिकली। मैं अचंभे में पड़ गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी 190 करोड़ की टर्नओवर है, आप प्रोडक्शन करते हो और आपका बिल हर बार 17,345, मतलब घरों में भी ऐसा नहीं होता कि हर बिल आपका सेम आ रहा हो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने बताया एक्चुअल में ना हमने सोलर प्लांट लगा रखा है, हम एक्चुअल में इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं कर रहे, कनेक्शन लेके छोड़ रखा है, लेकिन हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे सोलर प्लांट से पूरी हो जाती है।
तो फिर ये 17,345 क्यों लग रहा है? ये फिक्स्ड वाला पार्ट है, मीटर के चार्जेस जो आपने कनेक्शन ले रखा है उसके नाम का ये लगेगा ही लगेगा। आप यूज करो या ना करो ये लगेगा। अच्छा वो यूज करने लग जाए तो फिर 17,345 तो आएगा, उसके ऊपर और आने लग जाएगा, तो ये खर्चा कैसा हो गया? सेमी वेरिएबल। समझ में आई बात? तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको सारे टाइप के खर्चे देखने को मिल जाएंगे, कुछ वेरिएबल होंगे तो कुछ फिक्स्ड होंगे तो कुछ सेमी वेरिएबल। क्या इन तीनों का मीनिंग क्लियर है? चलो एग्जाम्पल लिख लो कुछ। एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कौन कौन से खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड में यूजुअली शामिल किए जाते हैं? फैक्ट्री रेंट एंड डेप्रिसिएशन। अगर आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग किराए पे ली है तो उसका रेंट, और अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग खुद की है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन रेंट एंड डेप्रिसिएशन। मशीन खुद की है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन भाड़े की है तो रेंट लगेगा। रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री या मशीन। फैक्ट्री का या मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा है उसके खर्चे। सुपरविजन चार्जेस। सुपरविजन के चार्जेस। इवन स्टोर एक्सपेंसेस। स्टोर कौन सी जगह होती है? जहां पे रॉ मटेरियल रखा जाता है, कल बताया था। तो स्टोर के खर्चे होते हैं, लाइक स्टोर के आगे रखवाली करने के लिए एक स्टोर कीपर होता है, उसकी सैलरी। उस स्टोर के अंदर जहां पे रॉ मटेरियल रखा है उसका बिजली पानी का खर्चा, ये सारे के सारे स्टोर एक्सपेंसेस भी यहीं पे कवर अप किए जाते हैं। तो फैक्ट्री का रेंट हो गया, मशीनों का रेंट हो गया, रिपेयर का खर्चा हो गया, सुपरविजन चार्जेस हो गए, स्टोर एक्सपेंसेस हो गए, आपके मशीनों का इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी। ये सारे के सारे खर्चे यहीं पे कवर अप किए जाते हैं। तो जो भी खर्चा आपको लगे कि ये सर फैक्ट्री का खर्चा है, दिखने से पता चल रहा है कि ये फैक्ट्री का खर्चा है और ये डायरेक्ट तो नहीं है, तो वो सारे आप यहीं पे कवर अप कर देना। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखवाए हैं 5-6, ये लिस्ट 50 की भी हो सकती है, 70 की भी हो सकती है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रख लेना, अगर कोई खर्चा आपको दिख रहा है कि फैक्ट्री का है और ये डायरेक्ट नहीं है तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, हाँ, कैंटीन का खर्चा भी यहीं पे आ जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वर्कर कैंटीन एक्सपेंसेस भी यहीं पे आ जाते हैं। अगर आपने वर्कर्स के लिए, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन रन कर रखी है फैक्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए, तो वो खर्चा भी आप यहीं पे कवर अप करोगे। लेकिन याद रखना, अगर वो कैंटीन ऑफिस के लिए है तो फिर वो आगे आएगा, ऑफिस ओवरहेड का भी एक पॉइंट आता है। अभी तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। और कैंटीन चल रही है ऑफिस में तो यहां थोड़ी जोड़ोगे, वो ऑफिस को बताओ, ऑफिस में जोड़ो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ खर्चे के। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी से, बस आज फिर उतना ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बताना कितना आ गया? एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा एक चीज देखो, कॉस्ट शीट में जब आप प्राइम कॉस्ट के अंदर इस फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हो तो अगला फिगर क्या निकल के आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है आपने फैक्ट्री में कुल कितने रुपए का काम कर दिया। देखो फैक्ट्री में ही मशीनें चल रही थी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी वहीं पे लगा है, और फैक्ट्री में ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगे। इन सबके जोड़ से आपको यह पता चल जाता है कि इस साल कंपनी में फैक्ट्री में टोटल कितने रुपए का काम हुआ। दिस इज नोन एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट। कुल कितने रुपए का काम हुआ, ये फैक्ट्री में काम किया गया उसकी लागत को दर्शाता है। तो आपको यही पॉइंट यहां पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कैलकुलेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख देना। कैलकुलेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग, क्लोजिंग। रॉ मटेरियल ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 75,000।
वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। WIP समझते हो सारे? हम प्रोडक्शन कर रहे थे, पूरा माल नहीं बन पाया, हमने आधे में काम रोक दिया ड्यूरिंग द एंड ऑफ पीरियड, फिर कल आके सुबह पूरा करेंगे, तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब सामान बना रहे थे, पूरा बन नहीं पाया। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 90,000 रह गया। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 1 लाख था, क्लोजिंग 90,000 रह गया। परचेजेस 5,50,000। टोटल फैक्ट्री वेजेस, टोटल फैक्ट्री वेजेस 4 लाख रुपए। 30% इज इनडायरेक्ट। फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोगों को आपने 4 लाख रुपए की तनख्वाह दी है, इसमें से 30% इनडायरेक्ट है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस रॉयल्टी पेड 35,000, रॉयल्टी पेड 35,000। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपका जो लगा है प्लांट मशीनरी पे 15,000, फैक्ट्री कंप्यूटर, फैक्ट्री में कुछ कंप्यूटर पड़े हैं उनका डेप्रीशिएशन 25,000 है, और ऑफिस में कंप्यूटर पड़े हैं उनका डेप्रीशिएशन 15,000 है। तो रॉयल्टी पेड 35,000, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 15,000 है, फैक्ट्री के कंप्यूटर का 25,000 है, और ऑफिस के कंप्यूटर का 15,000 है। फैक्ट्री रेंट 1 लाख रुपए, फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख रुपए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 50,000। हमें इस क्वेश्चन में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। इतना एग्जांपल है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट। वैसे मैंने ग्रॉस तक का ही काम करवाया है, अगर आप कॉस्ट शीट में देखोगे तो उसके बाद ओपनिंग WIP को प्लस और क्लोजिंग को लेस करना होता है। एग्जैक्टली क्या फिगर निकलता है वो कल डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको ये निकालना है, और ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल ये घर से करके आना है। हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है और नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके होमवर्क का है। तो आज के लिए इतना ही। हमने कॉस्ट शीट में अभी तक कुछ आइटम्स ऑलरेडी पढ़ लिए। सबसे पहला आइटम हमने कॉस्ट शीट में कौन सा पढ़ा? सबसे पहला आइटम कौन सा था कॉस्ट शीट का? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल बना प्राइम कॉस्ट, और इवेंचुअली प्राइम कॉस्ट में हमने क्या ऐड किया? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिगर निकल के आया ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें ओपनिंग WIP को प्लस कर दें और क्लोजिंग को लेस कर दें तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आता है। अभी उसका मीनिंग मैंने समझाया नहीं, एक बार आप ये एग्जांपल करके देखना, फिर आगे कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज जो कर रहा है उसमें कोई डाउट? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में रहते हैं।